Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 3 of our MRP psychiatry, that is must remember point for the NORCET exam. So जो आज हमारा जो डेज है that is कि हम बेसिकली डिसऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं, लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, है ना. सो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत शॉर्ट पॉइंट में, जो कि आपको अच्छे से अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना. सो फर्स्ट हमारा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो पर्सनैलिटी को ना 3 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी में. सो क्लस्टर ए में कैसे लोग आते हैं? क्लस्टर ए में जैसे कि जो ऑड लोग होते हैं, थोड़े स्ट्रेंजर टाइप के होते हैं, सेंट्रिक टाइप के लोग होते हैं, वो हमारे क्लस्टर ए में आते हैं. तो क्लस्टर ए में हमारे कौन कौन से हैं? दैट इज पैरानॉइड है, सिजोइड है एंड सिजोटिपल है. तो पैरानॉइड का मतलब क्या है ना, पैरानॉइड वाले जो पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? परवेजिव डिस्ट्रस्ट होते हैं, सस्पिशियसनेस होते हैं, हाइपर विजिलेंस होते हैं. मतलब कि ना वो सब पर शक करेंगे. दे आर काइंड ऑफ कि उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा, सब पे वो शक करेंगे, ठीक है ना. एंड हाइपर विजिलेंस होते हैं. सिंपल. पैरानॉइड मतलब कि शक्की लोग, किसी पे उनको ट्रस्ट नहीं है, ऐसे याद कर लो. सिजॉइड का मतलब है कि अलूफ होंगे. सिजॉइड अलूफ मतलब कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. दे वांट टू लिव अलोन, है ना. उनका किसी से सोशली इंटरेक्ट नहीं होंगे. दे डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स या फिर फैमिली से लाइक मिलके रहना है. एकदम अकेले सोलिटरी एक्टिविटीज उनको पसंद होगा, है ना. सो अलूफ होते हैं, वॉलंटरी सोशल विड्रॉ, जानबूझ के वो अलग रहना चाहेंगे, है ना. लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन, सो दैट इज सिजॉइड. तो पैरानॉइड मतलब शक्की लोग, सस्पिशियसनेस लोग, डिस्ट्रस्ट लोग. एंड सिजॉइड मतलब कि अलूफ लोग, जो एकदम अलग रहना पसंद करेंगे, है ना. एंड सिजोटिपल का मतलब है कि इसेंट्रिक बिहेवियर, अजीब सा मनमौजी टाइप की बिहेवियर होगी, है ना. ओड बिलीफ मतलब मैजिकल थिंकिंग में बिलीव करेंगे. मतलब कि ऐसे याद कर लो, सिजोटिपल मतलब कि मैजिकल थिंकिंग में, ओड बिलीफ पे, है ना, सुपरस्टिशियस चीजों पे ज्यादा बिलीव करेंगे. सो दैट इज द सिजोटिपल. तो पैरानॉइड शक्की, सिजोइड मतलब कि अलूफ, अलग रहना चाहेंगे, सिजोटिपल मतलब मैजिकल थिंकिंग. याद हो गया? यस. कमिंग टू क्लस्टर बी. सो क्लस्टर बी में ना थोड़े से ड्रामेटिक लोग होंगे, ऐसे ड्रामा क्यून सुना है ना, ड्रामा क्यून, इमोशनल लोग होंगे, है ना. सो वो सारे क्लस्टर बी में आएंगे. सो एक हमारा है एंटी सोशल. क्लस्टर बी में क्या क्या है? एंटी सोशल. सो एंटी सोशल कैसे होंगी? एंटी सोशल मतलब कि सोशल के अगेंस्ट होंगे. सो वो ड्रामा, क्रिमिनलिटी होंगे, इम्पल्सिविटी होगा, हॉस्टिलिटी होगा फॉर लाइक मोर देन 18 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है. मोर देन 18 ईयर्स में उसको हम एंटी सोशल बोलेंगे. तो वो लाइक जो रूल्स होते हैं, रूल्स को ब्रेक करेंगे. कोई भी नॉर्म्स हो गया, जो रूल्स हो गया, उसको फॉलो नहीं करेंगे. उनको सब कुछ ब्रेक करने का मजा आएगा. ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे. सो ये सारे एंटी सोशल लोग होंगे ना. सो ड्रामा ड्रामा करने वाले, क्रिमिनलिटी होंगे, इम्पल्सिविटी, हॉस्टिलिटी, ये सारे एंटी सोशल में होंगे. अगर यही सारा बिहेवियर अगर लेस देन 18 ईयर्स के लोगों में होता है, तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना. सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. कमिंग टू बॉर्डर लाइन. सो बॉर्डर लाइन एक बॉर्डर पे होंगे. सो बॉर्डर पे मतलब कि अनस्टेबल होंगे बहुत, उनका मूड अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल रिलेशनशिप होगा, है ना. आज है कल नहीं है. सो इस तरीके के लोग होंगे. सो अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबंडनमेंट हो गया, इम्पल्सिविटी. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि बॉर्डर लाइन मतलब कि अनस्टेबल तो है ही है, उसके साथ ना वो सेल्फ हार्म करने में उन पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. वो लोग सेल्फ हार्म करेंगे. सुसाइडल थॉट्स उनमें बहुत ज्यादा होता है. तो सुसाइडेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सेल्फ हार्म करेंगे. तो जब भी अगर एग्जाम में ये की पॉइंट आ गया कि सुसाइडेबिलिटी है उनके अंदर, सेल्फ हार्म करते हैं, एंड बहुत अनस्टेबल मूड है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है? दैट इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. कमिंग टू हिस्ट्रियोनिक. सो हिस्ट्रियोनिक वाले कैसे लोग होते हैं? अटेंशन सीकिंग, सब कुछ सब मेरे को देखो. हिस्ट्रियोनिक, है ना, सब मुझे देखो. सो हिस्ट्रियोनिक मतलब कि अटेंशन सीकिंग, ड्रामेटिक स्पीच. तो अजीब अजीब सा बोलेंगे, बहुत ड्रामेटिक स्पीच बोलेंगे, सो दैट सब उसको देखने लगे, सब उसको अटेंशन दे, है ना. सो अटेंशन सीकिंग हो गया, ड्रामेटिक स्पीच हो गया, इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वे में करेगा, सो दैट सब उसको ध्यान दे. सो हिस्ट्रियोनिक मतलब अटेंशन सीकिंग लोग, ठीक है. देन नार्सिसिस्टिक. सो नार्सिसिस्टिक मतलब कि एकदम बड़ा ही बड़ा, मतलब अपने आप को ग्रैंडियोसिटी, मतलब बहुत बड़ा हूं मैं, मेरा तो भगवान के साथ कनेक्शन है, मेरे को तो पीएम मोदी के साथ कनेक्शन है, मैं उससे बातें करता हूँ ना. सो काइंड ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाले लोग होंगे. नीड फॉर एडमायरेशन, है ना, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी नहीं होगा इनके अंदर, है ना. सो दैट इज नार्सिसिस्टिक मतलब ग्रैंडियोसिटी. सो एक एक वर्ड याद करना है आपको. एंटी सोशल मतलब कि एंटी सोशल है, सब कुछ गलत, सारा गलत गलत काम करेगा. बॉर्डर लाइन मतलब अनस्टेबल बहुत है, सुसाइडल रिस्क बहुत ज्यादा है, सेल्फ हार्म करने के चांसेस है. हिस्ट्रियोनिक मतलब अटेंशन सीकिंग हो गया, और नार्सिसिस्टिक मतलब कि ग्रैंडियोसिटी वाले लोग हो गए. सो क्लस्टर ए मतलब कि थोड़े से क्या बोलते हैं, ऑड एंड इसेंट्रिक लोग हो गए. क्लस्टर बी मतलब कि ड्रामेटिक वाले लोग हो गए. एंड क्लस्टर सी में ना फियरफुल लोग होंगे,
इसमें कैसे लोग होंगे, फियरफुल और एंग्सियस लोग होंगे। तो जैसे कि अवॉइडेंट में क्या होगा, उनको लगेगा सब उसको अवॉइड करेंगे तो वो सोशली इनिबिटेड होगा, टिमिड होगा, हाइपर सेंसिटिव टू रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, तो वो सोशली अलग रहेगा, है ना, मिलके नहीं, मतलब कि दे वांट रिलेशनशिप बट उनको डर लगेगा कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो वो अलग रहेंगे। सो अवॉइडेंट हो गया। डिपेंडेंट मतलब कि वो हर चीज के लिए डिपेंड होगा, तो क्लिंजी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी और का सहारा होगा, सो दैट इज डिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंडेंट अवॉइडेंट, है ना। देन द इम्पोर्टेंट इज ओसीपीडी, दैट इज ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको अनार्किस्टिक भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आपने ओसीडी पढ़ा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना, बट ओसीडी इज नॉट ओसीपीडी। ओसीपीडी में क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, दे आर प्री ऑक्यूपेशन विथ ऑर्डर, परफेक्शनिज्म, कंट्रोल, सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, टाइम से एकदम ऑफिस जाएगा, टाइम से एकदम ऑफिस से आएगा, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होगा। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो ओसीपीडी वाले जो लोग होते हैं ना, वो ईगो सिंटोनिक होते हैं। देखो ओसीडी में भी हमारा होता है ना कि बहुत परफेक्शनिज्म होते हैं, एकदम हर चीज ऑर्डर में होना चाहिए, हर चीज एकदम प्रॉपर वे में रखी होनी चाहिए, ओसीडी में भी ये प्रॉब्लम होती है। बट ओसीडी वाले लोग क्या होते हैं, ईगो डिस्टोनिक होते हैं, और ओसीपीडी वाले लोग कैसे होते हैं, ईगो सिंटोनिक होते हैं। मतलब क्या है, मतलब है ईगो सिंटोनिक, मतलब कि दे आर सिंक विद दैट, मतलब उनको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉर्मल, है ना। ओसीपीडी वाले लोग कैसे होते हैं, ईगो सिंटोनिक होते हैं, मतलब दे आर सिंक विद देयर पर्सनैलिटी, उनको लगेगा दे आर नॉर्मल थिंग, इट इज द नॉर्मल थिंग, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओसीडी में उनको ईगो डिस्टोनिक है, मतलब उनको डिस्ट्रेसिंग लगेगा, उनको पता है कि जो ये ईगो है मेरा वो डिस्ट्रेसिंग है, तो उनको वो डिस्ट्रेस कर रहा है, उनको पता है कि दिस इज समथिंग प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। तो ओसीपीडी वाले लोगों को लगेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉर्मल, दैट इज ईगो सिंटोनिक, सिंक विद दैट पर्सन। एंड ओसीडी क्या है, ईगो डिस्टोनिक है, मतलब उनको पता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आई हैव टू टेक सम ट्रीटमेंट एंड हमको ये खत्म करना है। एंड ये क्या उसको डिस्ट्रेस करेगा, सो ईगो डिस्टोनिक मतलब डिस्ट्रेसिंग टू दैट पर्सन, सो दैट इज ओसीडी, ठीक है। सो ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो ये हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ लिया, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, उसमें हमारे तीन तीन थे एंड बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। कमिंग टू द ईटिंग डिसऑर्डर, सो ईटिंग डिसऑर्डर को हम बहुत सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। सो ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे तीन होते हैं, एक तो हमारा होता है बिंज ईटिंग, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एक होता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है ना। सो बिंज ईटिंग में क्या होता है ना, बिंज ईटिंग में होता है ईटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ मील इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो बिंज ईटिंग, नाम से ही पता चला ना, बिंज ईटिंग, बहुत सारा खा लिया, है ना। सो ईटिंग लार्ज मील इन शॉर्ट पीरियड, सो दैट इज नोन एज बिंज ईटिंग। कमिंग टू एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि वो खाएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं खाएगा, कि उनको लग रहा है कि उनका वेट इंक्रीज हो गया है। सो इसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इन ईटिंग, है ना, रेस्ट्रिक्शन इन ईटिंग, या फिर अगर थोड़ा बहुत खाया भी तो एक्सेस क्या करेगा, एक्सेस एक्सरसाइज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उनको फियर है कि उनका बॉडी वेट बढ़ रहा है, उनकी बॉडी की जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है। सो फियर ऑफ बॉडी वेट इंक्रीजिंग, फियर ऑफ बॉडी जो इमेज है वो डिस्टॉर्टिंग हो रहा है ना, सो बॉडी वेट इंक्रीजिंग या बॉडी का जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो ईटिंग में वो रेस्ट्रिक्शन करेगा, नहीं खाएगा, या फिर थोड़ा बहुत अभी अगर उसने खाया, लेट्स सपोज उसने अगर 2 स्ट्रॉबेरी भी खाया तो वो 2 घंटे तक एक्सरसाइज करेगा। सो दैट इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा। बाकी बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, बुलिमिया नर्वोसा में है कि बिंज ईटिंग करेगा, पहले लार्ज अमाउंट ऑफ मील खा लेगा एक बार में, बिंज ईटिंग के बाद उसको लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा, दैट इज पर्जिंग करेगा, मतलब कि वॉमिटिंग करेगा, है ना। पर्जिंग मतलब कि वॉमिटिंग करेगा, या फिर लेक्सेटिव्स लेगा बहुत सारे, सो दैट जो भी उसने खाया है वो बाहर निकल जाए, है ना। सो पर्जिंग मतलब कि वॉमिटिंग या फिर लेक्सेटिव्स को लेना, ठीक है ना। सो दैट इज द पर्जिंग, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, सो दैट इज द बुलिमिया नर्वोसा। सो बिंज ईटिंग मतलब कि जस्ट खाना बहुत सारा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना ही नहीं, डर के मारे कि उनका वेट बढ़ जाएगा, एंड बुलिमिया नर्वोसा में कि बहुत सारा खाना एंड देन जो भी खाया उसको निकालना, सो दैट इज बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्या आता है कि बीएमआई किस में ज्यादा होता है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा में बीएमआई जो है वो लेस देन 18.5 होता है। बुलिमिया नर्वोसा में या तो नॉर्मल होगा, या तो जो बीएमआई है वो इंक्रीज रहेगा, ठीक है ना।
डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज किस में रहता है, ये हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसम में प्रेजेंट रहता है, इसमें नहीं रहता है। देन अमीनोरिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया एंड रीफीडिंग सिंड्रोम, ये सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसम में प्रेजेंट होता है, बुलिमिया नर्वोसम में नहीं होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब कि आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम फास्टिंग के बाद एकदम से खाते हैं ना, एकदम से खाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सो दैट इज नोन एज रीफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा पैरोटाइटिस हो गया, टूथ डिके हो गया, रसेल साइन। रसेल साइन में क्या होता है ना कि जो बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड देन क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो अपना जो पूरा हाथ को अंदर डाल के वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। सो ये हाथ को अंदर डालते हैं ना, तो क्या होता है, जो नकल्स होते हैं ना, इस पे अब्रेजन्स हो जाते हैं, अब्रेजन्स हो जाते हैं, लेकिन इंसीजर इस पे लगता है तो ये पूरा अब्रेज्ड हो जाता है, सो दैट इज नोन एज रसेल साइन। ठीक है ना, दैट इज नोन एज रसल साइन। और हमारा मेलोरी विस टीयर क्या होता है, जो लोअर इसोफेज जो इसोफेगस है ना, लोअर इसोफेगस पे क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है ना, टीयर हो जाता है, क्योंकि फोर्सफुल वोमिटिंग आ रहा है, तो फोर्सफुल कंटिन्यूस वोमिटिंग आते आते जो लोअर इसोफेगस पे टीयर हो जाता है, दैट इज नोन एज मेलोरी विस टीयर। उसके अलावा हाइपोक्लोराइड क्लोराइड और हाइपोकेलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सो ये सारा कहाँ देखने को मिलता है, ये सारा फीचर्स हमारा बुलिमिया नर्वोसा में देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, आपको इसमें सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, कमिंग टू की मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट फॉर बोथ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन और बिहेवियरल थेरेपी देनी है। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपसे पूछे तो वो होता है हमारा बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग इज द मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर। एंड रिफ्रैक्टरी एनोरेक्सिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज एंटी साइकोटिक ड्रग। एंड रिफ्रैक्टरी एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है कि डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जो पेशेंट का, जो पर्सन का जो वेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो हम उसको फिर एंटी साइकोटिक्स ड्रग देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, कमिंग टू हम छोटा सा पैराफिलिक सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ठीक है, सो इसमें क्या है, पैराफिलिक का मतलब कि एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज पैराफिलिक। सो इसमें आपको ना बस ये टर्म याद करने हैं, जस्ट ये टर्म आपको याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जो टर्म बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं, सो इसलिए मैंने ये टर्म लिखा है। सो वोयरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, वोयरिस्टिक का मतलब ही यही होता है कि मतलब कि सीक्रेटली वॉचिंग अदर। सो वॉयरिस्टिक्स डिसऑर्डर में क्या होगा कि सीक्रेटली वो किसी को देख के उसको प्लेजर फील होगा, सो सीक्रेटली वॉचिंग अदर एंड दे फील प्लेजर इन दैट। ठीक है, एग्जिबिशनिस्टिक्स में क्या होगा कि एग्जिबिशन मतलब कि एक्सपोज करेगा, तो एक्सपोजिंग द प्राइवेट पार्ट इन द पब्लिक स्पेस, सो दैट इज नोन एज एग्जिबिशनिस्टिक्स। फेटिहिस्टिक्स में क्या होगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है ना, जैसे कि शूज हो गया, है ना, शूज वगैरह जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है उससे उसको प्लेजर फील होगा, सो दैट इज नोन एज फेटिहिस्टिक्स डिसऑर्डर। सेक्सुअल सैडिज्म में क्या होगा कि प्लेजर फ्रॉम कॉजिंग द पेन टू अदर, किसी को पेन देने से उसको एक प्लेजर फील होगा। एंड मोसेकिज्म में क्या होगा, खुद को पेन देने से उसको प्लेजर फील होगा, खुद को पेन देगा तो उसको प्लेजर फील होगा। एंड पीडोफिलिक मतलब कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, सो दैट इज पीडो मतलब चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होगा। तो ये आपको टर्म्स जस्ट याद करना है। ठीक है ना, कमिंग टू हमारा मेंटल डिसऑर्डर। सो मेंटल डिसऑर्डर में ना एक बार एग्जाम में आ रखा था कि न्यूरोसिस में कौन कौन से इंक्लूडेड है, साइकोसिस में कौन कौन से इंक्लूडेड है, तो ये पता होना चाहिए। तो मेंटल डिसऑर्डर में हमारा एक न्यूरोसिस होता है और एक हमारा साइकोसिस होता है। सो न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, न्यूरोसिस का मतलब होता है कि रियलिटी जो है ना वो इंटैक्ट होती है, रियलिटी इंटैक्ट होती है, मतलब कि जो इनसाइड प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसको पता है कि कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम है, समथिंग वेंट रॉन्ग टू मी, और जो भी उसको है। ठीक है ना, दैट इज न्यूरोसिस डिजीज। साइकोसिस में क्या होगा कि जो रियलिटी है ना वो लॉस्ट हो जाती है, रियलिटी इज नॉट प्रेजेंट, इनसाइड अब्सेंट होता है। ठीक है, एंड उनको दे फील कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साइकोटिक में हेलुसिनेशन प्लस डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, so that is neurosis. Reality is intact, inside present, hallucination delusion is absent, so that is neurosis. उनको पता है something went wrong with them. ठीक है ना, साइकोटिक क्या है, that is कि reality is absent, insight is absent या फिर बहुत ही कम होगा, एंड इसमें बेसिकली hallucination और delusion भी प्रेजेंट होता है, so that is psychosis. So neurosis में हमारा एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीडी है, डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट वाला डिप्रेशन एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो ये सारे हमारे न्यूरोसिस वाले में आते हैं। साइकोसिस में लाइक ऑर्गेनिक में डिलीरियम और डिमेंशिया हो गया, और फंक्शनल में स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर है।
ठीक है ना। सो ये सारा डिसऑर्डर के बारे में हम छोटे छोटे की पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो एंग्जाइटी में क्या होता है ना कि एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी होना, एक्सेसिव फियर होना, एक्सेसिव फियर और वरी, एक्सेसिव फियर और वरी दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन। छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसके अंदर बहुत ज्यादा फियर होगा, बहुत ज्यादा वो वरी होगा। मतलब छोटा नॉर्मल चीज जो हमारे लिए मतलब नॉर्मल है, ठीक है, चलेगा, बट वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी उतना ज्यादा फियर होगा, इतना ज्यादा वरी होगा। सो दैट इज नोन एज एंग्जाइटी, है ना। सो एक्सेसिव फियर और वरी दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन दैट इज नोन एज एंग्जाइटी। एंड वो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक रेस्टलेसनेस होगा, पैल्पिटेशंस होगा, स्वेटिंग, ट्रेमर, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी इन कंसेंट्रेटिंग, मसल टेंशन होगा, इरिटेबिलिटी, इजिली फटीग। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना बहुत टाइप्स के होते हैं, एंड वो टाइप को आपको बहुत शॉर्ट में, सिंपल में याद करना है। सो सबसे पहले हमारा है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो जनरलाइज्ड मतलब क्या है कि ऑलवेज वरी, हमेशा वो वरी रहेगा। जनरलाइज्ड है मतलब, जनरलाइज का मतलब क्या होता है, होल, पूरे दिन ऑलवेज वरी, मतलब एक्सेसिव वरी अबाउट मैनी थिंग, मतलब मैनी थिंग लाइक मनी का भी प्रॉब्लम है उसको, मनी से भी उसको वो हो रहा है ना, घर का कोई प्रॉब्लम है, स्कूल का कोई प्रॉब्लम है ना। सो वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो लाइक एक्सेसिव वरीनेस अबाउट मैनी थिंग, सारे चीजों को एक साथ लेके, ठीक है ना। सो दैट इज द जनरलाइज, हर चीज से उसको वरीनेस हो रहा है, हर चीज से उसको एंग्जाइटी हो रही है, मोर देन एट इज 6 मंथ। सो ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक दिन दो दिन का तो चलेगा, है ना, एक दो दिन का तो सबका होता है कि हमें भी कुछ दिन तक कोई चीज प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत वरीनेस हम होते हैं। बट अगर वो कंटिन्यूस अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव वरी अबाउट मैनी थिंग्स मोर देन एटलीस्ट 6 मंथ। तो जनरलाइज मतलब ऑलवेज वरी, ठीक है ना। कमिंग टू पैनिक डिसऑर्डर। सो पैनिक का मतलब है कि सडन, सडन रिकरेंट अनएक्सप्लेन इंटेंस पैनिक अटैक फॉर मोर देन 1 मंथ, है ना। सो दैट इज नोन एज पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो इसमें लाइक की पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आएगी, चेस्ट टाइटनेस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, दैट इज SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, है ना। हम एक लास्ट वाला जो हमारा पार्ट 6 होगा उसमें हम सारे के सारे ड्रग डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको एक साथ सारा फार्मा कवर हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हम बीच में सारा फार्मा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। कमिंग टू फोबिक डिसऑर्डर। सो फोबिक में क्या है, फोबिक में है कि इरेशनल फियर होगा ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि जूगोफोबिया है ना, किसी इंसेक्ट से है, किसी कॉकरोच से है। सो इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर कोई एक्टिविटी हो गया, या फिर सिचुएशन हो गया। तो अगर उससे किसी इरेशनल फियर होगा फॉर मोर देन 6 मंथ ऑफ ड्यूरेशन, तो उसको हम बोलेंगे फोबिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। एंड फोबिक डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है दैट इज सिस्टमिक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड रिलैक्सेशन। तो हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे उस जो भी जिस चीज से उसको फियर है वहां पे उसको एक्सपोज करते हैं धीरे धीरे, एंड रिलैक्सेशन करते हैं। सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड रिलैक्सेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फोबिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। कमिंग टू हमारा एक है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक हमारा है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। सो दोनों क्या है, दोनों आर सेम। दोनों कब होता है, आफ्टर सम ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई असॉल्ट हो गया, डिजास्टर हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद होता है या तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस कब बोलेंगे, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कब बोलेंगे, जब वो लेस देन 1 मंथ का हो। अगर लेस देन 1 मंथ ड्यूरेशन हो तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे, एंड अगर मोर देन 1 मंथ हो तो हम उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। मतलब जस्ट ड्यूरेशन का फर्क है, अगर 1 महीने से कम रहेगा तो वो एक्यूट स्ट्रेस में रहेगा, एंड अगर 1 मंथ से ज्यादा का प्रॉब्लम रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में, लाइक फ्लैशबैक आएगा, जो भी उसके साथ घटना हुई थी उसके बार बार फ्लैशबैक आएगा, फियर होगा, नाइटमेयर्स आएंगे, अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद ट्रॉमा। तो ये सारे होती है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है ना। एक हमारा होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है, जैसे कि जॉब लॉस हो गया, डाइवोर्स हो गया, एग्जाम फेलियर हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट क्या होगा, इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सैडनेस, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, है ना। सो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर फॉर लेस देन 6 मंथ, ड्यूरेशन क्या है, लेस देन 6 मंथ है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। सो दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ठीक है।
सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज सोशल फोबिया। तो सोशल फोबिया में क्या होगा कि इंटेंस फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, जैसे कि स्टेज पे जाने से या फिर पब्लिक में बोलने से या फिर ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर, तो उसको क्या होगा कि इंटेंस फियर होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, एम्बेरेस्ड और ह्यूमिलिएटेड, है ना, कि उसको जज किया जाएगा, एम्बेरसमेंट होती है उसको, है ना, ह्यूमिलिएटेड फील होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर एक इंटेंस फियर है ऑफ सोशल सिचुएशन। तो सोशल सिचुएशन में लाइक स्टेज हो गया, स्टेजोफोबिया हो गया, या फिर पब्लिक में स्पीक करने से हो गया, या फिर ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स हो गया, या किसी के सामने बातें करने से, तो इसको हम बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया। फॉर इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 6 मंथ है, ठीक है ना, ये हो गया। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ओसीडी। सो ओसीडी क्या है? दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें या तो ऑब्सेशन होगा, कंपल्सन होगा, ठीक है, या फिर दोनों चीज होगी, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन दोनों होगा, ठीक है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है ना दैट इज मोर देन 2 वीक है। सो ऑब्सेशन में क्या होगा ना, ऑब्सेशन में क्या होगा कि रिकरेंट एंड परसिस्टेंट कोई थॉट या फिर कोई अर्ज या फिर इमेजेस आएंगे। एंड जो थॉट या फिर अर्ज या फिर इमेज होगा वो क्या होगा? इंट्रूसिव होगा और अनवांटेड होगा। एंड दे कॉज एंग्जाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दे कॉज एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस टू दैट पर्सन, एंड पर्सन ट्राइज टू सप्रेस बट सप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। सो जैसे कि फियर ऑफ कंटामिनेशन, उसको लगेगा उसका हाथ बार बार गंदा है, या फिर हैविंग समवन लाइक कि मतलब कि उसको लगेगा कि किसी को हर्ट करना है, किसी की चीजों को चुराना है ना, उसको बार बार कोई डाउट आएंगे कि मतलब कि मैंने वो गेट लॉक किया नहीं किया, मैंने गैस को बंद किया या नहीं किया, सो काइंड ऑफ दैट, है ना। सो दैट इज persistent thought, urge or images that are intrusive and unwanted, causing anxiety or distress, and person tries to suppress but वो suppress नहीं होगा, so that is the obsession। कमिंग टू कंपल्सन, तो कंपल्सन क्या है कि कंपल्सन में क्या होगा कि रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब कि जो ऑब्सेशन आ रहा है ना, उस ऑब्सेशन को, उस एंजाइटी को कम करने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर या फिर कोई मेंटल एक्ट होगा दैट द पर्सन फील ड्राइवन टू परफॉर्म, मतलब उसको करने का मन करेगा, क्यों? टू डन टू रिड्यूस द एंजाइटी। तो ऑब्सेशन कोई थॉट आया एंड दे आर डूइंग कंपल्सन टू रिड्यूस द बिहेवियर। ऑब्सेशन से उसको एंजाइटी हो रही थी एंड उस एंजाइटी को कम करने के लिए उसने कंपल्सन कोई एक्ट किया, दैट इज द कंपल्सन। जैसे कि उसको लग रहा है कि उसका हाथ कंटामिनेटेड है, कोई जर्म्स है, तो बार बार क्या करेगा? हैंड वॉश करेगा। सो हैंड वॉशिंग इज द कंपल्सन, ठीक है ना। उसको लगेगा कि उसने नॉक डोर, जो डोर है उसको प्रॉपर से लॉक नहीं किया है, तो बार बार वो डोर को आके चेक करेगा, बार बार वो आके चेक करेगा। सो दैट इज द कंपल्सन, ठीक है ना। सो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। सो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन रिलैक्सेशन, उसके अलावा दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उसके अलावा फ्लडिंग हो गया, पार्टिसिपेंट मॉडलिंग हो गया, ये भी सारे ट्रीटमेंट में आते हैं ऑफ ओसीडी, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये सारा हमारा टाइप ऑफ एंजाइटी है। ओसीडी इज आल्सो द टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सो पहले इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते थे, बट नाउ हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज रिप्लेस्ड बाय इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। बहुत सिंपल है, क्या है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में? क्या लगेगा कि दे आर प्री ऑक्यूपेशन विद ऑफ हैविंग डायग्नोसिस ऑफ सीरियस इलनेस। तो उसको लगेगा उसको इसको ब्रेन ट्यूमर है ना, तो एकदम सीधा डायग्नोसिस बताएगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे कुछ ऐसे सीरियस इलनेस बताएगा, मुझे टीबी है, मुझे कैंसर है ना। सो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हैविंग डायग्नोसिस ऑफ सीरियस इलनेस, बट कोई सिम्टम्स नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होगा। एंड कंसिस्टेंट, जैसे कि उसने बोला मुझे ब्रेन ट्यूमर है, तो एमआरआई हुआ, सीटी हुआ, बायोप्सी हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो कंसिस्टेंटली नेगेटिव इन्वेस्टिगेशंस, है ना। सो दैट इज नोन एज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस फॉर मोर देन 6 मंथ तक वो बोलता रहेगा कि नहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, एंड सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। एंड ब्रेन ट्यूमर है तो उसको लाइक सीजर होने चाहिए, हेडेक होने चाहिए, है ना, प्रॉब्लम जो जो होना चाहिए वो आपको उसमें सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं नहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे कैंसर है। सो दैट इज नोन एज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। कमिंग टू सोमैटोफॉर्म, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो सोमैटिक सिम्टम में क्या होगा कि उसको लगेगा कि एक्सेसिव एंजाइटी एंड प्री ऑक्यूपेशन विथ वन और मोर सिम्टम। तो वो बोलेगा कि मुझे हेडेक होता है, मुझे ब्लोटिंग होती रहती है ना। सो 2 से 3 ज्यादा, 1 और मोर सिम्टम्स बोलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सो एक्सेसिव एंजाइटी एंड प्री ऑक्यूपेशन विथ 1 और मोर सिम्टम्स आएंगे, बट जो भी इन्वेस्टिगेशन करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो दैट इज नोन एज, इसमें क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेसेस की वजह से
एंड अगेन द टाइम ड्यूरेशन इज मोर देन 6 मंथ की 6 मंथ ड्यूरेशन होगा. सो दैट इज नोन एज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. तो सोमैटिक सिम्टम में वो सिम्टम्स बताएगा और इलनेस एंग्जाइटी में वो कोई डायग्नोसिस बताएगा. ठीक है ना. कमिंग टू फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं. सो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर में कोई वो क्या बताएगा कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. तो जैसे कि बोलेगा मेरा लेग पैरालाइज्ड हो गया है, मेरा आर्म पैरालाइज्ड हो गया, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बताएगा, है ना. सो अनएक्सप्लेनेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्ट्रेसेस की वजह से होगा एंड इसमें आपको लाबेले इंडिफरेंस देखने को मिलेगा. लाबेले इंडिफरेंस क्या होता है? ब्यूटीफुल. लाबेले इंडिफरेंस का मतलब है ब्यूटीफुल इंडिफरेंस. ब्यूटीफुल इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि पेशेंट बोलेगा सडनली कि मेरा ये जो लेग है वो पैरालाइज हो गया. अब आप खुद सोचो कि लेट्स सपोज आपका लेग पैरालाइज होगा तो आप कितने ज्यादा फियर होगे ना, आपके अंदर कितना एंग्जाइटी होगा, कितना आप परेशान होंगे. बट उसके अंदर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा. वो बोलेगा कि सडनली कि हाँ मेरा ये लेग पैरालाइज्ड हो गया है, बट अपीयर वेरी काम, कंफर्ट, रिलैक्स, है ना. मतलब वो आएगा कि हाँ मेरा ये लैग पूरा पैरालाइज हो गया है, बट वो बहुत ऐसे काम काम दिखेगा. कोई ऐसे मतलब कि एक होता है ना एंग्जाइटी होना, परेशान होना, ये सब कुछ उसके अंदर नहीं दिखेगा. सो दैट इज नोन एज लाबेले इंडिफरेंस, ब्यूटीफुल इंडिफरेंस. मतलब यू कैन मेक द डिफरेंशिएशन. ठीक है ना. उसमें हुबर साइन भी प्रेजेंट होता है. तो हुबर साइन का मतलब होता है कि उसने बोला लेग पैरालाइज्ड है, तो लेग पैरालाइज्ड है, तो जब हम क्लिनिकल टेस्ट करेंगे टू चेक कि लेग उसका वीकनेस है कि नहीं है, तो क्लिनिकल टेस्ट टू चेक इफ लेग वीकनेस इज ऑर्गेनिक है या फंक्शनल है. सो दैट इज नोन एज हुबर साइन. ठीक है ना. सो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट कैसा होगा? काम होगा एंड ड्रामेटिक सिम्टम्स होगा, है ना. अब खुद सोचो, बोल रहे हैं कि मेरा लेग पैरालाइज्ड हो गया, बट पेशेंट कैसा है? काम. सो दैट इज नोन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर. सी फॉर कन्वर्जन, सी फॉर पेशेंट काम होगा बट ड्रामेटिक सिम्टम्स होगा. ठीक है ना. सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं. दैट इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ लिया. ओसीडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओसीडी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है ना. दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. एंड दिस मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए आपको अच्छे से. एंड दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो.